इस अगर आपको हालांकि हो इतनी बात आपको पता ही है, तो पहले मैं वो समझा दूं आपको। बच्चों, अगर आपको ये मालूम हो कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोजन, फिर है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। जब मेरे पास सीजियम का समय नहीं है, नाम लिख दे मतलब जगह नहीं है। दिस इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। नीचे आता है सीजियम, मैं लिख भी देता हूँ CS। ये होता है ग्रुप 1 बच्चों। ग्रुप 2 लिथियम के बाजू में आता है बेरिलियम, फिर बैगन, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? बेटा ऐसे राइम बनाता आदमी की याद रहे। तो एज इन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, है ना। तो ये ग्रुप 2 है बेटा। मैंडलीव ने एक्चुअली ऐसा ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया था। कैसा ग्रुपिंग? कि मतलब हाइड्रोजन से नेक्स्ट हैवियर एलिमेंट लिथियम होगा, उसकी प्रॉपर्टी मैच करी तो उसके नीचे रख दिया। लिथियम के बाद बेरिलियम, इधर इधर हॉरिजेंटली और एलिमेंट्स भरे हैं, आप शायद जानते भी हो। तो मैंडलीव क्या कर रहा था कि बेरिलियम के बाद जो नेक्स्ट हैवी था, बोरॉन था, फिर कार्बन था, फिर नाइट्रोजन था, तो ऐसे हैवियर को आगे आगे लगाता जा रहा था। और नीचे अगले पीरियड में ऐसे जो हॉरिजेंटल रो, इसको मैंडलीव ही था जिसने नाम रखा था कि हॉरिजेंटल रो को आज से पीरियड कहेंगे और वर्टिकल कॉलम को आज से ग्रुप कहेंगे। ये भी मैंडलीव का ही क्लासिफिकेशन है। और वो किसी भी ग्रुप में नए पीरियड की शुरुआत तब करता था जब इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऊपर वाले से मैच करे। अच्छा, जब उसने ये कार्य किया तो एक पीरियोडिक टेबल बनी। उस पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो बेरिलियम था ना, ये सेकेंड ग्रुप में आ रहा था। तो बेरिलियम जो कंपाउंड भी बना रहा था वो +2 के स्टेट के बना रहा था। तो उस ज़माने तक लोग ना बेरिलियम का मास गलत मानते थे। क्या मानते थे? उस ज़माने तक लोग बेरिलियम का मास मानते थे 13.5। ये गलत था। इसको पीरियोडिक टेबल जब मैंडलीव की बनी तो उसने कहा देखो, उसका मल्टीप्लायर जो है वो 3 नहीं होगा, क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप में आ रहा है। इसलिए क्योंकि वो नेचर में कंपाउंड +2 के स्टेट लगाता है, इसलिए उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, ना कि 3। इक्वलेंट वेट सेम रहता है बेटा। इक्वलेंट वेट एक्चुअली मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस बता रहा हूँ। बेटा किसी भी एलिमेंट का जितना वजन ऑक्सीजन के 8 ग्राम को निपटा देता है, वो सामने वाली चीज़ का, क्योंकि बेटा सच्चाई ये है कि आग सबको लगती है। टेक्निकली हमको अगर आप कैंडल से अपनी उंगली ले जाओ तो भले आपको आग ना लगे, लेकिन हमको पता है सर, हमने देखा भी होगा या कभी सुना भी होगा भाई, अल्टीमेटली हमारा अंतिम संस्कार कैसे होता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। हमको आग, तो आग मतलब हाँ ठीक है, घी यूज़ करना पड़ता है, खूब सारी लकड़ी लगती है, लेकिन लग तो जाती है बेटा। व्हाट डज आग लगना मीन केमिकली इट मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो सच्चाई ये है कि ऑक्सीडाइज हर व्यक्ति, हर चीज़ होती है नेचर की। तो क्योंकि ऑक्सीजन इतना यूनिवर्सली सबसे रिएक्ट कर लेता है, इसलिए एक गाइडलाइन बनी है, एक डेफिनेशन बनी है कि किसी भी एलिमेंट X का अगर W ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो आज से ये W ग्राम को मैं कहूँगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ X। हेलो, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन समझ में आती है? किसी भी कंपाउंड का कितना ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है पूरा का पूरा, वो सामने वाली चीज़ का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ये डेफिनेशन बनाई गई है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो इक्विवेलेंट वेट तो सर एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। वो बेरिलियम का निकाला गया, वो 4.5 आया, पर वैलेंसी फैक्टर पहले उसका लोग गलत मान रहे थे 3, अब फिर बाद में मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल बाद वो सही हो गया। तो यहाँ से हमको शायद अटोमिक वेट निकालने का एक फॉर्मूला भी मिल गया है। अटोमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट। और ये फॉर्मूला भी मैंडलीव के टाइम पे मतलब और ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ था, और उसने उसका ये सबसे पहला मेरिट या यूज़ है। कोई दिक्कत, बात समझ में आती है? हेलो भाई, पंडित करते क्या हैं? पंडितों या एस्ट्रोनॉमी होती क्या है? एस्ट्रोनॉमी नहीं बोलना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? एस्ट्रोलॉजी ये होती है सर कि कुछ ऐसा, हालांकि मैं बहुत डाउट करता हूँ इस चीज़ को। एस्ट्रोलॉजी इज़ राइट, बट आई डाउट द केपेबिलिटी ऑफ द पंडित दैट इज़ गिविंग, क्योंकि भैया इतना सारा डेटाबेस रखना बहुत आसान बात नहीं है। हाँ, अगर कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उसके पास प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर क्वांटम जानता है, और फिर वो एस्ट्रोनॉमी कर रहा है, तो एक बार लॉजिकल बात है। एक्चुअली होता क्या है कि बिल्कुल सच्चाई है कि
जो पंडिताई कर देते हैं लोग, जो भविष्य बता देते हैं लोगों का, उनके पीछे जो भी आधार होता है वो प्लानिटरी मोशंस होते हैं, सच्चाई है। आदमी अंगूठी सजेस्ट करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बॉडी को प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। भाई जब समुद्र में पानी में इम्पैक्ट दिखता है, भाई लहर क्यों उठती है? क्योंकि मून का अट्रैक्शन होता है। तो क्या वो मून हमारे शरीर के पानी को अट्रैक्ट नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। क्या स्टोन्स या मेटल्स यूज़ करके उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया? बिल्कुल किया जा सकता है। पर हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है उसका ज्ञान तुमको कैसे, ये ज़रूर बात है। अब होता है ना, ये स्टोन पहन लो, ये स्टोन पहन लो, ये आपके पीछे उसका रेफरेंस क्या है, उसके पीछे बहुत तुक्केबाजियाँ ज़्यादा होती हैं हालांकि। खैर, लेकिन ये हम शायद जानते हैं, हम लोग इंडियंस, हमको और पता है कि हाँ सर पंडिताई तो होती। तो बेटा ये जो एस्ट्रोनॉमी होती है, मेंडलीव कायदे से उस ज़माने का एक ऐसा पंडित बन गया, साइंटिफिक पंडित, जिसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के दौरान क्या किया कि जैसे मान लो उसने यहाँ एक्स पुट किया और नेक्स्ट हैवी, मान लो एक्स का वजन था 13, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, उसके बाजू में उसने डब्लू पुट किया, डब्लू का वजन था लेट्स से 18। उसने कहा जाओ जाके, उसने एक्स और डब्लू के बीच में जगह छोड़ दी। हर बार नहीं, एक्चुअली उसने x को यहाँ इसलिए पेश किया क्योंकि x अपने ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, w को यहाँ इसलिए किया क्योंकि वो अपने ऊपर वाले के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। बीच में जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है कैपिटल ए के साथ w की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। उसने कहा जाओ जाके खोजो, यहाँ पे तुमको एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी ए जैसी होगी और जिसका मास 13 से 18 के बीच में होगा। बाद में ऐसे एलिमेंट खोजे गए और भाई तो वो पंडित बन गया ना भाई, वो उसने तो कह दिया यहाँ वहाँ जाके खोदो सोना निकलेगा, और सोना निकल आया। हेलो हेलो हेलो। तो ये बहुत बड़ा मेरिट था मेंडलीव का। आइए ऐसे कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखें जो हमें पता भी होने चाहिए, शायद आपको 10th में पता भी होगा। लिखेंगे बच्चों, आप लोग टेबल ऐसे बनाएंगे, आप लोग ऐसे नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे एग्जाम्पल और लिखेंगे प्रिडिक्टेड नेम और उसके बाजू में लिखेंगे डिस्कवर्ड नेम या डिस्कवर्ड एलिमेंट। मतलब उसने जो नाम प्रिडिक्ट किया, भाई उसने जगह छोड़ दी और वहाँ कुछ लिख दिया, नाम राम श्याम सीता गीता कुछ लिख दिया। बाद में जो एलिमेंट वैसा आया और डिस्कवर हुआ, वो आज की तारीख में क्या एलिमेंट कहलाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बोलूं? जो सबसे पहला एलिमेंट उसने प्रिडिक्ट किया था बेटा, उसने नाम किया था एका एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एल्यूमिनियम के नीचे आ रही थी, वो खाली जगह छूट रही थी, तो उसने जिसके नीचे खाली जगह छूट रही है उसके पहले एका लगा दिया। तो एका एल्यूमिनियम के नीचे उसने एक जगह छोड़ी थी। बाद में जो उसने प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट की थी, वो प्रॉपर्टी के साथ वो एलिमेंट आया और उसको नाम मिला गैलियम। गैलियम को एका एल्यूमिनियम कह के वो प्रिडिक्ट कर चुका था। दूसरा प्रिडिक्टेड एलिमेंट लिखेंगे बच्चों सिलिकॉन, सॉरी एका सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के नीचे होगा क्या सर? हाँ बेटा। जो प्रिडिक्टेड जो डिस्कवर्ड एलिमेंट था वो आज की तारीख में कहलाता है जर्मेनियम। आगे बढ़ जाओ बच्चों। चलो, शायद आपने 10th में एक और नाम पढ़ा होगा, कोई मुझे याद दिला सकता है? ये आपने क्योंकि बात पढ़ी हुई है, कोई याद दिला सकता है मुझे? हेलो सर, सीजियम? नहीं, जिसे पता हो, तुक्का नहीं मारना है, पता होने वाले व्यक्ति से पूछ रहा हूँ। सर इक्का बोरॉन। बिल्कुल सही है। बोरॉन के नीचे कौन पाया गया था? नहीं बेटा, एका बोरॉन नहीं है, स्कैंडियम था क्या? यहाँ एनसीईआरटी तो 2 ही बता रही है, लेकिन 10th में आपने एक और देखा होगा। एक मिनट रुकता हूँ मैं। तीसरा मेरिट ये है कि जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बना था और लोथरमेयर कर्व डिस्कवर हो रहा था, उस दौरान उस समय तक इनर्ट गैसेस खोजे नहीं गए थे।
मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से बनाई कि जैसे ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। नेक्स्ट हैवियर डी था, डी की प्रॉपर्टी ए से मैच कर रही थी तो डी लिख दिया। फिर ई आया, ई की प्रॉपर्टी बी से मैच नहीं कर रही तो उसने ई यहाँ लिख दिया, यहाँ खाली जगह छोड़ दिया, बोल दिया जाओ जाके ढूंढो ऐसा एलिमेंट मिलेगा, बाद में मिल भी गया। ये सारी बातें करके उसने पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल रोज और ग्रुप्स तो बना दिए थे। बेटा बाद में ना इनर्ट गैसेस खोजी गई, और इनर्ट गैसेस मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनने के बाद इनर्ट गैसेस की खोज हुई। इनर्ट गैसेस को जब मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में लगाया गया तो वो भी बड़े आराम से एडजस्ट हो गई। मतलब जैसे ए बी सी के बाद जो कहो पहली इनर्ट गैस आई हीलियम, हीलियम का जो मास था वो सी से ज़्यादा था और डी से कम था। हीलियम के बाद जो नेक्स्ट इनर्ट गैस आई वो आ गई नियॉन, नियॉन का मास था वो ई से ज़्यादा था और एफ से कम था। तो कायदे से एज इट इज़ मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल को सेटिस्फाई करते हुए एक और ग्रुप जोड़ दिया गया जिसे बाद में इनर्ट गैसेस बोल दिया गया, और वो ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हुए आ गए। तो भाई साहब मैंडलीव और बड़ा हीरो हो गया। हेलो 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 चलो, तो इंग्लिश लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से, स्मॉल सी में इंग्लिश बना देंगे, लिखेंगे इनर्ट गैसेस, ENERT, इनर्ट गैसेस ब्रैकेट में लिखेंगे नोबल एलिमेंट्स, were later discovered and were placed in a new group exactly in accordance with मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। आप पूरी इंग्लिश लिखिएगा। ये हो गया बेटा हमारा तीसरा। तो ये हो गए मेरिट्स। मेरिट्स के बाद लिखते हैं रोमन नंबर 3, डीमेरिट्स ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिखो तो हाँ बोलो। सबसे पहला डीमेरिट था मैंडलीव का कि भैया हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का, सबसे पहला एलिमेंट था, तो और पहले पीरियड में हाइड्रोजन था तो कहीं भी रख सकते, तो उसने क्योंकि रिजेम्बलेंस उसका उसके फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मिल रहा था और मैंडलीव के 7th ग्रुप के साथ भी मिल रहा था, तो उसने उसको फर्स्ट में भी रख दिया, 7th में भी रख दिया। लोगों ने कहा ऐसा कैसे? बोला भैया दोनों प्रॉपर्टी रिजेंबल हो रही है। ये बात बाद में लोगों को हजम नहीं हुई, तो ये डीमेरिट मान लिया गया। हालांकि हमें आज की तारीख में पता है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हाँ अल्कली मेटल से और हेलोजन दोनों से मैच करती है, तो इसलिए ये बात, लेकिन हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उस बात को ख़त्म कर दिया, कैसे देख लेंगे एटॉमिक नंबर के आधार पे, पर मैंडलीव तक ये बात क्लियर नहीं थी। तो ये पहला डीमेरिट हो गया। डीमेरिट क्रमांक स्मॉल बी लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे नो सेपरेट पोजीशंस गिवन फॉर आइसोटोप्स। शायद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से इतनी बात ऑलरेडी जानते हो। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास अलग अलग होता है। अच्छा, कई बार एटॉमिक मास अलग अलग लेने से हो ये जाता था कि मान लो ए के बाद आ रहा है बी, बी के बाद आ रहा है सी। अब बी का मान लो ए का मास है 1, बी का है 2, सी का है 3। अब बी का एक आइसोटोप है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस आपको कि इंग्लिश समझाने के लिए। बी का एक आइसोटोप है मान लो B4, तो यार इस आइसोटोप को कहाँ पुट करें? क्योंकि B4 है तो कायदे से वो सी के इधर आना चाहिए क्योंकि मास उसका ज़्यादा है। तो बोला गया ए इधर मैंडलीव आइसोटोप्स का क्या करें? बोला यार नहीं पता मेरे को। बोला मैं तो वही वाला आइसोटोप लिया हूँ जो सबसे भारी मात्रा में नेचर मिलता है, बाकी कम प्रतिशत वाले आइसोटोप को मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो बोला ये तो गलत, तो ये गलती वाकई में थी, दूसरी कमी हो गई। आगे बढ़ जाऊँ। यस सर। नेक्स्ट स्मॉल सी लिखेंगे बच्चों। नो सेपरेट ग्रुप फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज की तारीख में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एफ ब्लॉक में एक्चुअली 2 पीरियड्स होते हैं अलग अलग। एक पीरियड कहलाता है लैंथेनाइड्स, एक पीरियड कहलाता है एक्टिनाइड्स। हम पीरियड टेबल देख लेंगे, आप लोगों ने कभी देखी होगी, तो नीचे एक ग्रुप अलग से रहता है, एफ ब्लॉक कहते हैं उसको। शायद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से जानते हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहेंगे? जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा। हेलो
तो आप क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जान चुके हो तो आपको पता है सर जिनके इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में जाएंगे उन्हें एफ ब्लॉक कहा जाएगा। उस ज़माने तक लोग, क्योंकि उस ज़माने तक क्वांटम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं बना था, क्वांटम मॉडल भी नहीं बना था। चलो, तो ये हो गया तीसरा डीमेरिट। अब डीमेरिट क्रमांक स्मॉल ई सुनने के पहले एक बार स्मॉल डी को फिर से सुनो भाई। कोबाल्ट और निकल में उसने कोबाल्ट पहले रखा, निकल बाद में रखा। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी उसके ऊपर वाले लोगों से मैच कर रही थी, निकल की प्रॉपर्टी उसके ऊपर वाले लोगों से मैच कर रही थी। कायदे से कोबाल्ट का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, निकल का मास थोड़ा सा कम है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से कोबाल्ट को यहाँ होना चाहिए था, निकल को यहाँ, पर उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी अपने अपने ग्रुप में मैच कर रही थी। तो लोगों ने कहा मतलब सेम ग्रुप में जो आएंगे कम से कम उनकी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंडीव ने कहा हाँ, लेकिन फिर लोग खोजे, लोगों ने कहा देखो तुमने यहाँ पे कॉइनेज मेटल मतलब जिनके सिक्के बनते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, कॉइनेज मेटल्स को उसने सेम ग्रुप में रखा हुआ था अल्कली मेटल्स के साथ। और कॉइनेज मेटल यानी कि कॉपर और सिल्वर की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से बिल्कुल मैच नहीं करती। उसमें आप देखो इनको तुम सेम ग्रुप में रखे हुए, इनकी तो प्रॉपर्टी भी मैच नहीं कर रही। वहाँ पे तुमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का उल्लंघन कर दिया कि एक ग्रुप में प्रॉपर्टी तो मैच करे, यहाँ पे एक ग्रुप में लेकिन प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, कैसे? तो बेटा पूरा ही विवाद हो गया। तो इसको लिख भी लेते हैं। ये हो जाएगा डीमेरिट क्रमांक स्मॉल कितना? ई ना, स्मॉल ई लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कॉइनेज मेटल्स जिनके सिक्के बनते थे, जैसे कॉपर एंड सिल्वर, वर प्लेस्ड विथ अल्कली मेटल्स। although they have different properties, although they have different properties। तो कहीं पे तुम एटॉमिक मास का उल्लंघन कर रहे हो कि एक ग्रुप में आ जाएं, और कहीं पे जो एक ग्रुप में आए हुए हैं वो उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, तो ये प्रॉपर उल्लंघन हो गया, ये डीमेरिट। और ये डीमेरिट्स को दूर करने के लिए नई पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता आई, जो कि बाद में बनी भी, और वो पीरियोडिक टेबल कहलाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइए वहाँ तक पहुँच जाए। तो बस डेवलपमेंट लीडिंग टू पीरियोडिक टेबल का टॉपिक समाप्त होता है, यहाँ से हमारा कैपिटल बी इंट्रोडक्शन का समाप्त होता है। इंट्रोडक्शन में अब फाइनली पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल तक हम पहुँच चुके हैं। इतना लिखो तो हाँ बोलो। पहले इतना सबने डाल दिया, फिर मैं बोलूँ, मैं कहानी सुनाऊँ। मॉडर्न पीरियड लॉ सबने लिख दिया, हेडिंग डाल दी? यस सर। चलो अब कहानी सुन लो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाने वाले व्यक्ति हेनरी मोस्ले था। हेनरी मोस्ले केमिस्ट नहीं था, वो फिजिसिस्ट था। वो एक्सरेज पे काम कर रहा था, एक्सरे को फ्लो करवाता था, एक्सरे को प्रोजेक्ट कराता था अलग अलग एलिमेंट्स पे। और अलग अलग एलिमेंट्स में जब उसने ये काम कराया तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया, एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा अभी मैं उसका। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने ये जाना कि यार मैं बार बार एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी जब बदल रहा हूँ ना, तो फ्रीक्वेंसी पता किससे रिलेट हो रही थी? उसके एटॉमिक नंबर से। तो हेनरी मोस्ले ने यार सोचा यार मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पे अगर एलिमेंट्स को सेग्रीगेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो उनकी फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल रही है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बदल रहा है। तो उसने कहा यार क्यों नहीं एटॉमिक नंबर के आधार पे काम किया जाए, तो शायद जो क्लासिफिकेशन मैंडलीव कर रहा है वो एटॉमिक नंबर के आधार पे अगर करे तो उसकी दिक्कतें दूर हो जाएं। तो वो उसने ये लिखित रूप से अपना रिसर्च पेपर मैंडलीव के पास भेजा। क्यों कि उसके पास क्यों भेजा? क्योंकि ये तो फिजिसिस्ट था, और ऊपर से मैंडलीव का व्यक्तित्व उस ज़माने में इतना बड़ा था, क्योंकि भाई वो तो साइंटिफिक पंडित भी हो गया था कि, तो वो माना ही नहीं। वो क्या है, बहुत बड़ा आदमी था उस ज़माने का। तो उसने कहा तैं चिल्लर, तैं फिजिक्स में काम करते हैं अपन देख, तो वो माना भी नहीं। तो ऑब्वियसली इसने खुद ये रिसर्च पे आगे बढ़ाई, और अल्टीमेटली मैंडलीव को माननी पड़ गई बात। तो इंग्लिश पूरी करेंगे बच्चों। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ में
इंग्लिश लिखेंगे, ये कहानी थी। लिखेंगे इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोस्ले ऑब्जर्व्ड a plot of under root of nu where nu is frequency of X-ray emitted against atomic number Z gave a straight line. लिखो इतना, लिखो तो हाँ बोलो। तो उसने पाया कि भैया मैं तो हर बार जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ वो एटॉमिक नंबर से रिलेट हो रही है। इसमें हालांकि वो नहीं दिया हुआ है। एक बार इंग्लिश पढ़ दो बेटा, आपने क्या लिखी है अभी तक? मैं इंग्लिश खुद बना दे रहा हूँ आपके लिए। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखी हो? English physicist Henry Moseley gave us a सर यही वाला पॉइंट पढ़ना है। हाँ कि उसका अबे यही पढ़ना है, तब ना मैं इंग्लिश आगे बनाऊँ। बताओ तो इंग्लिश अभी तक क्या लिखी हो? a plot of under root mu where mu is frequency of X-rays emitted against atomic number Z gave a straight line. Gave a straight line and gave the relation under root nu is equal to a into z minus b। ये बेटा वो स्ट्रेट लाइन थी। अंडर रूट न्यू को अगर आप y मानोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म आ जाएगा। इसमें स्लोप हो जाएगा a और ए बी हो जाएगा इंटरसेप्ट। और यहाँ पे ए बी क्या है सर? तो लिख लेंगे, ये वो इक्वेशन था बेटा जो मोस्ले को मिला, वेयर ए और बी क्या है बेटा? ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। और उसने जब ये पाया तो उसने कहा भैया कि कायदे से मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक मास का। ये मोस्ले ने कहा था। उसने कहा था नहीं नहीं नहीं, तुम तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में उसको प्लेस करो और फिर देखना प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। तो सेम काम मोस्ले का मेंडलीव का करो, बस एलिमेंट को अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मत सोचो, एटॉमिक नंबर के आधार पे प्लेस करो। और सच्चाई में जब ये काम हुआ तो आज की तारीख में भी वही क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हटा दो इसको। फुल स्टॉप। उसी पॉइंट में बच्चों पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इसी बात पे कि अब जब उसने ये ऑब्जर्वेशन पाया तो उसने कहा कि लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ही देयर बाय showed that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass। फुल स्टॉप बाद लिखेंगे, modern periodic law can be stated as inverted commas में the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers inverted comma close full stop। ये है बेटा कि आज से अगर आपको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे ये काम कीजिए। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आज तक वैलिड है। लिखो तो हाँ।